हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा भौगोलिक खोज। देखिए, इसमें हम क्या देखेंगे, बिहार का एससीईआरटी। हम पूरे बिहार के एससीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, 9, 10 करेंगे, 11, 12 करेंगे। अगर आप 6 to 8 दे रहे हो तो ज़रूर से 9, 10 के एससीईआरटी को कवर करिएगा और 6 to 8 तो कवर करिएगा। मैं आपको 6 to 8 भी अलग से करा रही हूँ। बाकी 9 to 10 दे रहे हो या फिर 11, 12 दे रहे हो तो आपको करना ज़रूरी ही है। तो हम देखते हैं भौगोलिक खोजें, उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। भौगोलिक खोजों में देखो, विश्व इतिहास की युगांतरिक घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। आधुनिक युग के प्रारंभ में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा, उनमें यह खोजें जो थी ये शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य को यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस कार्य में क्या किया था, यूरोप के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश कौन थे, स्पेन हो गए, पुर्तगाल हो गए। इस प्रतिस्पर्धा से धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए नए देश जैसे हॉलैंड हो गए, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल को से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्य में यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से आदि जो थे। यद्यपि 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत से होकर चीन तक यात्रा की विवरणों को यूरोपियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका कोई विशेष नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। कालांतर युग में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोज तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग क्या था, प्रशस्त किया। मध्यकालीन, देखो, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान मतलब जो था अति अल्प था, अंधविश्वास से युक्त था, और अंधविश्वास तो बहुत ज़्यादा था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय था। मतलब लोगों को देखो अभाव था कितना। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्वक एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित होते थे। गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा, देखो, कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। बाद में दिग्भ्रमित होकर समुद्र से भटक जाने का यह भय बना रहता था कि हम रास्ते से भटक जाएंगे। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इसी विषम परिस्थिति में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक, जिसको अंध महासागर बोलते हैं, जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से इस बीच क्या हुआ था, यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11 से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो अभी इजराइल की कैपिटल है, पर इन्होंने क्या किया, अब अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति क्या हुआ था, अरबों से पराजित होने लगे थे, तो क्या हुआ, सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। जैसे धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों ने यह महसूस किया कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप को पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के लिए तैयार किया। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य कहाँ से व्यापार होता था, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। परंतु 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए मार्ग से व्यापार करना निरापद हो गया, मतलब कि मुश्किल हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था, क्योंकि तुर्क लोग जो थे, तुर्की लोग, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे थे। कब से, 1453 से। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने क्या किया, समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये क्वेश्चन देखिए, एस्टेट अभी 2023
1923 में आया हुआ था कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण काल में परंपरागत पद्धति की जगह का खाचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए गए। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। इस टाइम पे क्या हुआ था, दूरबीन जो था उसका आविष्कार भी हो चुका था। सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म, फिर एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे 11वीं 12वीं के जो था बीपीएससी 3 में भी क्वेश्चन आया था कि कैरावल जो था ये किस तरह का तेज चलने वाला जहाज था, किसने बनाया था इसको, पुर्तगालियों ने बनाया था। इसका नाम भी याद रखिए, इसका नाम है कैरावल। इन नए उपकरणों के साहस एवं बल पर यूरोप नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी कौन थे, 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशांत द्वीप केप ऑफ गुड तक पहुंचा। कौन पहुंचा था, बार्थोलोम्यू डियाज, इनका नाम याद रखिएगा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। अमेरिका की खोज कब हुई, 1492 में। किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आगे चलकर 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक, उनका नाम आप बता सकते कौन है, वास्को डिगामा। इसने क्या, उत्तम आशांत द्वीप होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कालीकट तक पहुंचा, जहां के स्थानीय शासक कौन थे, जमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान रहा। भारत के एक व्यापारी अब्दुल, यहाँ से क्वेश्चन आया था, भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से कहाँ हुई थी, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसी सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। इससे यूरोपी के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डिगामा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोप बाजारों में बेचा करता था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियन की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया गया। यद्यपि कोलंबस ने क्या किया था, कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था, क्योंकि यह भारत के लिए ही निकला था। यहाँ के निवासियों को इसने क्या कहा, रेड इंडियन। बाद में स्पेन के नाविक जो थे अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, स्पेन के नाविक का क्या नाम है, अमेरिगो वेस्पुची, और इन्होंने क्या किया था, नई दुनिया को विस्तार से खोजा था और इसे एक महाद्वीप भी बताया था। इसी नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। इसी के नाम पे क्या पड़ा, अमेरिका का नाम पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और धारणा पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने। साथ साथ इन्होंने न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। सर जॉन और सेवार्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। ये लोग भी मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप तक को हो चुकी थी। नई दुनिया, अमेरिका महाद्वीप को यूरोपी द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी अमेरिका की। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी, ये क्या हुआ, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला, बल्कि उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं को नियमित इन्होंने क्या किया, देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों का परिणाम निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है। जैसे देखो, पहला क्या हो गया, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, ये देखते हैं हम लोग। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगा। इस प्रगति ने यूरोप व्यापार को मतलब कि एकदम उत्कर्ष पे पहुंचा दिया। फलस्वरूप व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋणपत्र आदि व्यापारिक मतलब जैसे हुंडी हो गया, ऋणपत्र हो गया, व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप में से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा।
नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। मतलब देखो, ये नए देशों के पूर्व जो मुख्य व्यापार था कहाँ तक सीमित था, बस भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक। परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी शहर के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का अधिकार मतलब कि जता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निगमन हो गए कि इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को ही खो दिया। यूरोप देशों द्वारा खोजे गए नए देशों की आयातित बहुमूल्य धातु जो थी, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोप अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग बदलों में क्या हुआ, व्यापारी वर्ग का प्रभाव जो था वो बढ़ा। उपनिवेश साम्राज्यों का जो था विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप भी क्या हुए, परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। जैसे इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देश ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश और बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। अब वाणिज्यवाद का विकास देखते हैं। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ती गई। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर क्या किया, आकृष्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने एवं चांदी क्या किया, सोने और चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जा रहा है। मतलब लोग स्टोर करके रखने लगे। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन में सबसे आगे था, अग्रणी था। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया। नए नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर धर्म का प्रचार किया, परंतु नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन मतलब कि धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। दास व्यापार का विकास देखते हैं हम लोग। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें ये लोग क्या करते थे, यूरोप के बाजारों में बेच देते थे। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। लोगों को बेचना होना, जबरदस्ती उनसे मतलब इनसे बेचकर उनसे कमजोर लोग, जो गरीब लोग थे, उनको। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञानों के संदर्भ में व्याप्त भ्रांति जैसे अंधविश्वास वगैरह था उसको तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगे। कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता, अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी हैं, मतलब स्पष्ट होता, जैसे कि स्पेन के सिक्के वगैरह जो थे। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र आदि चीज़ों का इन्होंने क्या किया, मतलब विकास किया। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अन्य परिणाम क्या हुआ था, देखो अन्य परिणाम जो हुए थे ना, इसमें क्या हुआ था, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ। भूमध्य सागर के महत्व में मतलब की वृद्धि हुई। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसेना क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो ये पुर्तगाल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, यानी ख होगा। यूरोप वासी ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था, तो इन्होंने अरबों से सीखा था, ये भी सही है। उत्तम आशा अंतरिक्ष। केप ऑफ गुड की खोज किसने की थी, तो डियाज बार्थोलोम्यू ने। ये इनका
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1492 में किसने किया था? कोलंबस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी खा होगा। देखो 1498 में क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत आया था। अगला है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष मतलब की गई? तो 1493 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो वो लगाया था तो मैगलन ने क्या किया था? विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी सब मैं आपको अलग से यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे कराऊंगी। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।